नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। लोकसभा चुनाव के बचे हुए 2 चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाएं करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए अब सिर्फ 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। 25 मई और 1 जून को मतदान होना है। बिहार में पीएम की पहली सभा सुबह 11 बजे पूर्वी चंपारण में होगी। यहां बीजेपी के राधा मोहन सिंह चुनाव मैदान में हैं। पूर्वी चंपारण के बाद प्रधानमंत्री की अगली चुनावी रैली दोपहर 12:30 बजे महाराजगंज में होगी। यहां एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। यहां उनकी पहली जनसभा करीब 4 बजे प्रयागराज में होगी। यूपी की प्रयागराज सीट हाई प्रोफाइल सीटों में से शुमार है। इसके बाद पीएम अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में 25,000 से अधिक महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे। पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान गृहिणियों, डॉक्टरों, शिक्षकों, व्यवसायियों, वकीलों और खिलाड़ियों के साथ वार्ता करेंगे। लोकसभा चुनाव के शेष 2 चरणों के लिए प्रचार जोर शोर से चल रहा है। भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह आज ओडिशा में कई जनसभाएं करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले संबलपुर के अंडठापाली में जनसभा करेंगे। इसके बाद अमित शाह केंदुझर, ढोंकानाल और पुरी में भी चुनावी रैलियां कर भाजपा प्रत्याशियों के जन समर्थन जुटाएंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज हरियाणा और दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा आज सबसे पहले हरियाणा के रोहतक और जिंद में रोड शो करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो करेंगे। नड्डा दिल्ली के चांदनी चौक में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। चुनाव प्रचार में विपक्ष ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस पार्टी के नेता ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज झारखंड में चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी जमशेदपुर में एक रैली को संबोधित करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव आज प्रयागराज में एक साझा रोड शो करेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चंडीगढ़ और हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष हरियाणा के यमुनानगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता करेंगे। इसके बाद पटौदी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विपक्षी पार्टियां लगातार रैलियां और जनसभाएं करने में जुटी हुई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी रैली करेंगे। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लालगंज और भदोही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे संविधान के तहत काम करते हैं। सरकार की हर योजना 100% हर किसी के लिए है। इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं। इसमें सबको बराबर फायदा मिलता है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने विपक्ष के 3 अवगुणों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और डगर डगर पर सांप्रदायिकता के खेल खेलते हैं। भ्रष्टाचार और ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करने के नैरेटिव को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रधानमंत्री ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को मैं जड़ से खत्म करूंगा और जो पैसा लूटा गया है वो मैं जनता में वापस लौटाऊंगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के नाटक को जान गई है। एक तरफ पंजाब में वे कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वहीं दिल्ली और हरियाणा में दोस्ती निभा रहे हैं। चुनाव आयोग के अनुसार 5वें चरण के मतदान में कल रात 11:30 बजे तक 60.09% मतदान हुआ। यह आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में कल रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। यहां वोटिंग का बीते 35 साल का रिकॉर्ड टूट गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के दिवंगत नेता सुशील मोदी को उनके पटना आवास पर जाकर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान शोकाकुल परिजनों से भी मुलाकात की। बिहार भाजपा के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का दिल्ली स्थित एम्स में निधन हुआ था। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भाजपा के लोकप्रिय नेता सुशील कुमार मोदी जी की कमी बिहार में पार्टी के हर कार्यकर्ता को महसूस हो रही है। आज पटना आने के बाद उन्हें याद कर मेरा मन भी बहुत भावुक है। यहाँ उनके परिवारजनों से मिलकर दुख दर्द को साझा किया। बिना इजाजत भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पर आप नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक भाजपा मुख्यालय के पास सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई, क्योंकि आपने दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जाने की कोई अनुमति नहीं मांगी थी। आईपीसी की धारा 188 के तहत इंद्रप्रस्थ एस्टेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। रविवार को केजरीवाल के नेतृत्व में आप कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय की ओर मार्च किया और उन्हें रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए 10 फुट के बैरिकेड के सामने बैठ गए। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। निचली अदालत से कई याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने तीनों पक्षों को सुनने के बाद 14 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिसोदिया ने याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने हाईकोर्ट में कहा था कि अब की बार आम आदमी पार्टी को भी कथित शराब नीति घोटाले में आरोपी बनाया जा रहा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 31वीं पुण्यतिथि है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वीर भूमि पहुंचे। इस दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी के पूरे परिवार ने भी नमन किया। उत्तराखंड में हरिद्वार स्थित केकेजी इंडस्ट्रीज की फैक्ट्री में कल आग लग गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने बताया कि यह फैक्ट्री पैकेजिंग सामग्री का उत्पादन करती है। यहां थर्माकोल जैसे संवेदनशील वस्तुएं थी, जिसके कारण आग तेजी से फैली। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मध्य प्रदेश के भिंड मेहगांव थाना क्षेत्र के अंदर आने वाली सब्जी मंडी में कल देर रात भीषण आग लग गई। तेज हवा के कारण मंडी की लगभग सारी दुकानें आग की चपेट में आ गई। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 10 दिनों में ही करीब 7 लाख श्रद्धालुओं ने यात्रा कर ली है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने बताया कि सभी श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जांच ठीक से हो, जिससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या ना हो। इसके लिए ई स्वास्थ्य नामक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, जिस पर श्रद्धालुओं को अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करनी है। गर्मी और लू के कारण लोगों का हाल बेहाल है। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण हीट वेव जारी है। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। वहीं गुजरात में भी आने वाले 5 दिनों में हीट वेव जारी रहेगी। मौसम विभाग ने बढ़ते हुए तापमान और लू को देखते हुए पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आज गंभीर उष्ण लहर चलने की संभावना है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लोगों को धूप के समय बाहर निकलने से परहेज करने और अधिक मात्रा में पेय पदार्थ का सेवन करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि आगामी कुछ दिनों तक तापमान में गिरावट की कोई संभावना नहीं है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के कई दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण तमिलनाडु के कई शहरों का हाल बुरा है, जिसमें तिरुपत्तुर और करूर शामिल है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में ब्रायंट पार्क में 61वां वार्षिक फ्लावर शो खोला गया है। इस साल के प्रदर्शन में वन्यजीव थीम है, जिसमें मोर, गोरिल्ला, कोआला, भालू और ड्रैगन सहित जानवरों की फूलों से आकृति बनाई गई है। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने कहा कि कंपनियों को आगे बढ़ने और लाभ कमाने के लिए अपने ग्राहकों के बीच भरोसा कायम करना और सम्मान अर्जित करना महत्वपूर्ण है।
नारायण मूर्ति ने कहा कि वियतनाम एशिया के कई अन्य देशों की तुलना में तेजी से अपने लोगों के लिए समृद्धि लाएगा। मूर्ति ने वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भी मुलाकात की। मसाला ब्रांड एवरेस्ट के कुछ नमूनों में ईटी और रसायन की मौजूदगी सख्त मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई है, जिसके बाद सरकार ने कंपनी से इस दिशा में सुधारात्मक कदम उठाने को कहा है। मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने मवेशियों के टीकों की आपूर्ति श्रृंखला को डिजिटल बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में पशुधन कंपनियों के बड़े नेटवर्क में वास्तविक समय में टीके के भंडारण, तापमान और स्टॉक की निगरानी के लिए कृत्रिम मेधा जैसी तकनीक का उपयोग करना है। यूट्यूबर गौरव चौधरी उर्फ टेक्निकल गुरुजी ने कहा है कि डिजिटल का भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। साल 2014 में भारत में लगभग 300 स्टार्टअप थे, जो आज 1 लाख से अधिक हो गए हैं। गौरव चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं का बहुत प्रभाव पड़ा है। भारत अर्थव्यवस्था में 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है और तीसरे सबसे बड़े देश की ओर बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विशेष संपर्क अभियान पर कहा कि यहां पर कोई यूनिकॉर्न, बहुत सारे स्टार्टअप, इनोवेटर्स यहां पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि 2030 तक हमें R&D में निवेश 10 गुना बढ़ाना है। पब्लिक सेक्टर की ऑयल इंडिया लिमिटेड का बीते वर्ष की चौथी तिमाही का नेट प्रॉफिट 18% बढ़ा है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी तेल और गैस उत्पादक कंपनी ऑयल ने बताया कि तेल की ऊंची कीमतों के कारण उसका कारोबार 16% बढ़कर 10,375.09 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। क्लेम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? डोंट वरी सर, कार रिपेयर से लेकर क्लेम सेटलमेंट तक पॉलिसी बाजार हमेशा आपके साथ होता है। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। पब्लिक सेक्टर के बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के निदेशकों का चयन करने वाला FSSIB आज भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन पद के लिए पात्र उम्मीदवारों का लेगा इंटरव्यू। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो SBI के मौजूदा चेयरमैन दिनेश खारा की जगह लेने के लिए योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया जाएगा। खारा 28 अगस्त को 63 वर्ष की आयु पूरी होने पर चेयरमैन पद से रिटायर हो जाएंगे। सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का 31 मार्च 2024 को खत्म हुई तिमाही में मुनाफा 30% बढ़कर 1797 करोड़ रुपए हुआ। BEL की आय में भी 32% की वृद्धि हुई है। वहीं बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 0.80 रुपए प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इस तिमाही में मुनाफे में गिरावट आई है। कंपनी का मुनाफा करीब 30% कम होकर 1126 करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में मुनाफा 1159 करोड़ रुपए था। भारतीय रेलवे बांग्लादेश को 200 पैसेंजर कोच की आपूर्ति करेगा। इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी कंपनी राइट्स लिमिटेड ने बांग्लादेश रेलवे को 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोच की सप्लाई के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रेलवे बांग्लादेश के करार का मूल्य 11.12 करोड़ डॉलर है। के बाद कैबिनेट ने अली बघेरी को देश का नया कार्यवाहक विदेश मंत्री नियुक्त किया है। दक्षिणी कोलंबिया में आंतरिक संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में एक साथ हुए 2 हमलों में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत और 12 लोग घायल हो गए। काउका क्षेत्र में मोरालेस में विस्फोटकों से भरी एक मोटरसाइकिल के जरिए पुलिस स्टेशन पर यह हमला किया गया। विस्फोट से आसपास के घर और वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। काउका वैली के गवर्नर डिलियन फ्रांसिस्का टोरो ने कहा कि हमला एक होटल के पास हुआ, जहां कई अधिकारी ठहरे हुए थे। देश के 6 दशक के आंतरिक संघर्ष में लगभग 4.5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कल देर रात वियना पहुंचे, जहां ऑस्ट्रिया में ब्रिटिश राजदूत लिंडसे स्कोल और फेडरल चांसलर कार्यालय में वैश्विक मामलों के काउंसलर पीटर लॉन्स्की टिफैंथल ने उनका स्वागत किया। सुनक आज ऑस्ट्रिया चांसलर कार्ल नेहमर के साथ मुलाकात करेंगे। वियना में आयोजित एक बैठक में भी वो सम्मिलित होंगे, जिसमें वह अवैध प्रवासियों से जुड़े मामले में निपटने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तुर्की पुलिस ने तुर्की के पश्चिमी प्रांत इजमिर में एक बड़े ऑपरेशन में इस्लामिक स्टेट के 20 संदिग्ध सदस्यों को हिरासत में लिया है। पुलिस इकाइयों ने पतों पर तलाशी के दौरान हथियार, संगठनात्मक दस्तावेज और कई डिजिटल सामग्री जब्त की और संदिग्धों को आगे की कार्रवाई के लिए अदालत ले जाया गया। चीन ने ताइवान में सत्ता बदलते ही उसकी सख्त घेराबंदी शुरू की। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने ताइवान के हथियारों की बिक्री करने के लिए बोइंग में अमेरिका के 2 रक्षा कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की। चीन ने तीनों कंपनियों को अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची में भी डाल दिया है। वहीं ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने उन्नत लड़ाकू विमानों और अन्य प्रौद्योगिकियों के आयात व अपने घरेलू रक्षा उद्योग को मजबूत कर देश की सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प लिया। पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में एक प्राथमिक विद्यालय में एक महिला ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। घटना गुइशी शहर में हुई और पुलिस ने 45 वर्षीय आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है। इस महीने चीन में चाकू से हमले की यह दूसरी घटना है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने संसद में चौथी बार विश्वास मत हासिल किया। उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री अपना पदभार संभालने के 18 महीने के भीतर चौथी बार यह विश्वास मत हासिल किया है। मतदान में कुल 158 सांसदों ने हिस्सा लिया। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार किया और उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान में जिला एवं सत्र अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अन्य नेताओं को 2 मामलों में बरी किया है। इमरान खान के वकील ने कहा कि मार्च के दौरान इमरान के खिलाफ तोड़फोड़ का कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद प्रशासन ने शहर में धारा 144 लागू करने के लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की थी। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले क्वालिफायर में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम आमने सामने होंगी। वहीं राजस्थान रॉयल्स 22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से एलिमिनेटर में भिड़ेंगी। दोनों टीमों के लिए ये मैच बेहद अहम है। जीतने वाली टीम के पास सीधे फाइनल में पहुंचने का मौका होगा, हालांकि हारने वाली टीम को फाइनल में पहुंचने का एक और मौका मिलेगा। सनराइजर्स के खिलाफ कोलकाता की टीम मजबूत नजर आ रही है। दोनों के बीच अब तक आईपीएल में कुल 26 मैच खेले गए हैं। इनमें से 17 में केकेआर की टीम ने बाजी मारी है, जबकि 9 मैचों में सनराइजर्स की टीम को जीत मिली है। फिल सिमंस को पेपुआ न्यू गिनी ने अपना स्पेशल कोच नियुक्त किया है। सिमंस के मार्गदर्शन में 2016 में वेस्टइंडीज ने T20 विश्व कप जीता था।
5 बार के विश्व विजेता भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद कासाब्लैंका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहे। आनंद के टूर्नामेंट में कार्लसन के साथ दूसरी बाजी ड्रॉ समाप्त हुई। वहीं 5 बार के विश्व चैंपियन और विश्व नंबर 1 नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन कासाब्लैंका चेस वेरिएंट टूर्नामेंट में पहले स्थान पर रहे। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के योगेश कथुनिया ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में F56 वर्ग में रजत पदक जीता। भारत की दीप्ति जीवनजी ने कोबे में जारी विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में T20 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। दीप्ति ने अपने नाम नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। उन्होंने 55.07 सेकंड का समय लेकर अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क के 55.12 सेकंड के विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल फ्रेंच ओपन में कोर्ट पर नजर आएंगे। 14 बार के फ्रेंच ओपन विजेता राफेल नडाल प्रशिक्षण सत्र के लिए जब कोर्ट पर पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। यर्गन क्लॉप ने लगभग 9 साल बाद लिवरपूल को अलविदा कह दिया है। क्लब के प्रशंसकों और खिलाड़ियों के लिए ये बेहद भावुक दिन रहा। लिवरपूल के कोच के रूप में अपने आखिरी मैच के बाद क्लॉप भावुक नजर आए। उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया है। फुटबॉल क्लब लिवरपूल ने आगामी सीजन में यर्गन क्लॉप की जगह लेने वाले क्लब के नए मैनेजर के रूप में अर्ने स्लॉट की पुष्टि की है। क्लब ने एक बयान में कहा कि अर्ने स्लॉट औपचारिक रूप से 1 जून 2024 को पद ग्रहण करेंगे। पीओके ने ग्रीन सुपर लीग जीतने के बाद प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई। टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए प्रशंसक सड़कों पर उतर आए। वेस्ट हैम फुटबॉल क्लब जुलेन लोपेटेगी को अपना नया मैनेजर नियुक्त करने जा रहा है। जुलेन रियल मैड्रिड के भी कोच रह चुके हैं। सोशल मीडिया पर रणबीर कपूर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक्टर वोटिंग बूथ पर दिग्गज कलाकार प्रेम चोपड़ा के पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देख फैंस भी उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। आशिकी फिल्म से दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अनु अग्रवाल सालों बाद इंडस्ट्री से वापसी की ख्वाहिश जाहिर की है। 1999 में एक सड़क हादसे के बाद वह करीब 1 महीने कोमा में रही, जिसके बाद उन्हें काम करना छोड़ना पड़ा। नितेश तिवारी की फिल्म रामायण को लेकर नई अपडेट सामने आई है। फिल्म में रावण बनने वाले यश का लिबास असली सोने से तैयार किया जाएगा। साथ ही यश ने किरदार के लिए 15 किलो वजन भी बढ़ाएंगे। कान में हाल ही में फिल्म कनप्पा की टीम का जलवा देखने को मिला। विष्णु मंचो, उनकी पत्नी विनारिका रेड्डी, प्रभुदेवा और निर्माता मोहन बाबू ने इस प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। तेजा सज्जा की आगामी फिल्म मिराई को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। मेकर्स ने फिल्म को 2 भाग में रिलीज करने का फैसला किया है। फिल्म का पहला भाग 18 अप्रैल 2025 को रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।